स्टूडेंट मैं सजान तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र पर। ठीक, तो ये जो मानव पाचन तंत्र है इसका सचित्र वर्णन आज हम करेंगे। तो जो मानव पाचन तंत्र है इसमें सचित्र वर्णन करने के लिए जैसे कि ये है, ठीक, फिर ये है हमारा। तो इसके बाद ये जो पूछा जाता है वो क्लास 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, और ये आता है तो कितने 6 नंबरों में आता है। तो 6 नंबरों में आता है, इसलिए हम इसे मिस नहीं करेंगे और पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे हम। और आइए देखते हैं, फिर चलते हैं और समझते हैं अपने टॉपिक पर, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो यहाँ पे एक ग्रसिका होती है, ठीक है, और ये फूड पाइप और श्वास पाइप हमारी एक ही होती है। यहाँ पे जो होता है एक एपिग्लेटिस नामक एक हमारा झिल्ली होती है जो खाने को श्वास नली में ना जाए, मतलब जब आप खाना खाते हैं तो ये झिल्ली है वो बंद हो जाती है इधर। ठीक है, बंद हो जाती है। तो जब बंद होती है, क्यों बंद होती है? बंद इसलिए होती है क्योंकि वो जो भोजन है वो हमारा सीधे इधर आके स्टोमक में पहुँच जाए, मतलब श्वास नली में ना जाए। कभी कभी आपको खाना खाते समय अचानक से खांसी आने लगता होगा, तो खांसी इसी कारण आता है कि जो खाना है वो श्वास नली में पहुंच जाता है। अचानक जब श्वास नली में चला जाता है तो आपको खांसी आने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा मुंह हो गया, और यहाँ पे ग्रसिका पाई जाती है, ये जो लिखा हुआ है। फिर ये ग्रास नली है। क्या है? ग्रास नली या ग्रास नली है। तो ये ग्रास नली एक पाइप जैसी कुंडली एक आकृति है, संरचना जैसे पाइप की संरचना होती है ना, उसी प्रकार होती है। तो इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ आपके भोजन को यहाँ मुंह से उठा के यहाँ से स्टोमक यानी कि पेट तक पहुँचाती है। ठीक है, ये स्टोमक तक पहुँचाती है, मतलब इसमें कोई पाचन नहीं होता है, ये स्टोमक तक पहुँचाती है। फिर हमारा पाचन शुरू होता है यहाँ से, आमाशय से पाचन शुरू होता है। ठीक है, फिर आमाशय में पाचन होता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ग्रहणी, आमाशय के बाद ये ग्रहणी हमारा क्या है? ग्रहणी में पाचन होता है। फिर उसके बाद छोटी आंत में पाचन होता है। ये आमाशय, फिर ग्रहणी, फिर छोटी आंत, फिर ये अग्नाशय हमारा। ठीक है, इसके बाद कहाँ जाएगा भोजन हमारा? इसके बाद इधर जाएगा ये, इसके बाद यहाँ अग्नाशय में जाएगा भोजन, वहाँ होगा। फिर उसके बाद छोटी आंत में हमारा भोजन जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। ठीक, फिर छोटी आंत में जो होता है वो भोजन का पाचन जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। ये है, ये छोटी आंत है हमारी। ये जो एक कुंडली जैसी संरचना आपको दिख रही होगी, ये छोटी आंत है। ये क्षुद्रांत जो लिखा है इसको छोटी आंत कहते हैं। ठीक, छोटी आंत में हमारे भोजन का पाचन जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद ये है बड़ी आंत, ये जो यहाँ से शुरू हुई है ऐसे होते हुए ये बड़ी आंत है। ये बृहदांत्र कहते हैं, या कोलान कहते हैं, या बड़ी आंत कहते हैं इसी को। ठीक है, उसके बाद ये मलद्वार है। छोटी आंत में हमारे भोजन का पाचन पूर्ण होता है। फिर भोजन का पाचन पूर्ण होता है, फिर इधर से जाके मतलब बड़ी आंत से गुजर के अपशिष्ट पदार्थ यानी मल को मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे हमारा भोजन का पाचन पूर्ण होता है। फिर हम आइए देखते हैं, चलते हैं नोट्स पर, नोट्स को समझ लेते हैं जल्दी से। आपको लिखना क्या रहेगा पेपर में? ये तो हमारी एक चित्र हो गया, डायग्राम जिसे कहते हैं। इसको आप इसी तरह बनाएंगे। जब इस तरह बना लेंगे आप तो फुल नंबर आपको मिलने की वो रहेगा कि आपको पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आइए चलते हैं नोट्स पर। तो नोट्स है हमारा ये मनुष्य में पोषण। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंतग्रहण। पहले क्या है? अंतग्रहण है हमारा। ठीक है, ये अंतग्रहण है, ये अंतग्रहण हो गया। फिर इसमें लिखा है, हमें लिखना है मनुष्य में भोजन का अंतग्रहण करने
मनुष्य में भोजन का अंतग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। जो भोजन होता है उसका अंतग्रहण यानी कि मुख तक पहुंचाने के लिए वह विशिष्ट अंग है। ठीक, विशिष्ट अंग है जिसमें से एक हाथ भी है हमारा, जिसे मुख या मुंह कहते हैं। ठीक, भोजन हाथों की सहायता से मुख तक पहुंचता है। ठीक है, हाथों की सहायता से मतलब भोजन जो है वो हाथों की सहायता से मुख तक पहुंचता है हमारा, कहाँ तक? मुख तक। ठीक, फिर है पाचन आता है। जब मुख तक पहुंच गया तब अब जब मुख तक पहुंचा तो बारी किसकी आ गई? पाचन की। तो पाचन करेगा तो ये हेडिंग डालेंगे, दूसरी हेडिंग क्या रहेगी हमारी? पाचन। पाचन। ठीक, उसमें आप लिखेंगे जंतुओं में खाया हुआ भोजन। जैसे मानव जब कोई भी भोजन खाता है, ठीक है, तो जब खाया हुआ भोजन ठोस या तरल अवस्था में होता है, मतलब जो खाना खाया जाएगा वो किस में होगा? ठोस में होगा या तरल में होगा। ठीक, तो इस भोजन में पहले सरल एवं विलेय पदार्थ में बदला जाता है। मतलब ये जो भोजन होता है हमारा, इसको पहले सरल और विलेय, ये देखिए पदार्थ में सरल एवं विलेय पदार्थ में बदला जाता है। और यह क्रिया अनेक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, अतः भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर की कोशिकाओं के अवशोषण करने योग्य बनाया जाता है। इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं आप समझ चुके होंगे। मतलब जो भी खाना हम खाते हैं उसको खाने योग्य बनाने के लिए, जैसे पहले इसे क्या लिखा? जंतुओं में खाया हुआ भोजन ठोस या तरल अवस्था में होता है। इस भोजन को पहले सरल एवं विलेय पदार्थ में बदला जाता है। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसे सरल एवं विलेय पदार्थ में पहले बदला जाता है। और यह क्रिया अनेक भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो क्रिया जैसे पहले तो ठोस को विलेय और उसमें बनाने के लिए पहले टाइलिन नामक एंजाइम उसमें मिलाया जाता है। अतः भोज्य पदार्थ को शरीर के बाहर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर को कोशिकाओं में अवशोषण करने योग्य बनाया जाता है। मतलब जो शरीर की कोशिकाओं में अवशोषण हो जाए ऐसा बनाया जाता है भोजन को। फिर उसके बाद क्या है? ये दूसरा पॉइंट था हमारा, ये दूसरा पॉइंट था। पहला था हमारा अंतग्रहण, ये दूसरा पॉइंट। फिर दूसरे के अंदर पहला है, दूसरे के अंदर पहला मुख गुहा में पाचन। कहा? मुख गुहा में पाचन, यानी कि मुख गुहा या मुख या मुंह एक ही होता है। जैसे स्पून, चम्मच और चिम्मच एक ही हैं, सिर्फ उसके नाम अलग अलग हैं, उच्चारण अलग अलग हैं। उसी प्रकार मुख गुहा, मुंह और मुख एक ही है। ठीक, उसके बाद है इसमें आप डालेंगे हेडिंग मुख गुहा में पाचन। फिर इसमें द्वारा भोजन का अंतग्रहण होता है। फिर उसके बाद है लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम, मतलब लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन। ये टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। भोजन को सरल एवं विलेय बनाने के लिए लार ग्रंथि द्वारा जो स्रावित एंजाइम होता है टाइलिन, उसके द्वारा हमारे भोजन को सरल और विलेय बनाया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। फिर उसके बाद हमारा दूसरे पॉइंट में दूसरा पॉइंट ग्रसनी में पाचन। कहा? ग्रसनी में पाचन। तो इसमें आप लिखेंगे इसमें इसमें दो द्वार होते हैं। द्वार यानी कि दरवाजा, दो द्वार होते हैं, जिसमें पहला है कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। मतलब जो जैसे कि हमने बताया था ये फिगर में, यहाँ पे दो द्वार होते हैं। ठीक, एक द्वार जो श्वास नली में खुलता है और एक द्वार आपके मुख में खुलता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा है कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है, दूसरा निगल द्वार जो श्वास नली में खुलता है। यानी कि पहला द्वार कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलेगा, दूसरा द्वार उसमें श्वास नली के ऊपर दूसरा द्वार जो है निगल द्वार यानी कि ग्रास नली में खुलता है। यानी कि जो आप भोजन खाएं वो अंदर जाने के लिए जब द्वार खुलेगा तो भोजन अंदर जाएगा, यानी कि ग्रसनी में खुलेगा। दूसरा जब खाना आप खाएं वो श्वास नली में अगर पहुंचाना है तो उसके लिए कंठ द्वार को खुलना पड़ेगा। ठीक, ग्रास नली में खुलता है। फिर श्वास नली के ऊपर एक एपिग्लेटिस पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। मतलब जो श्वास नली
के द्वार पे होता है एपिग्लेटिस, यानी कि अगर खाना श्वास नली में ना जाए तो आप जब खाना खाते हैं तो ये तुरंत बंद हो जाता है कि खाना श्वास नली में ना जाए, ठीक है। फिर ये हो गया में जाने से रोकता है, ठीक। उसके बाद तीसरा है ग्रसनी में पाचन। कहाँ? ग्रसनी में पाचन। ग्रसनी में पाचन आप लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है हमारा, इसमें लिखेंगे यह भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब ग्रस नली, ये देखिए चित्र में, देखिए चित्र है ये, यहाँ पे आप भोजन रखिए, फिर ये भोजन जो है ग्रास नली है, ये पहले जो हमारे खाने को कहाँ पहुँचाएगा? आमाशय, स्टोमिक, यानी कि पेट में पहुँचाएगा, जिसको आमाशय कहेंगे, आमाशय में पहुँचाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है ये। हाँ, ये यह भोजन को आमाशय में पहुँचाने का कार्य करता है। यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता, मतलब ये एक सिर्फ कुंडली पाइप के आकार की एक संरचना होती है, ये सिर्फ जैसे मुंह से उठा के खाने को पेट में पहुंचाती है और इसमें पाचन कोई नहीं होता है। फिर अगला है, इसी में यह एक पतली लंबी एक नली जैसी संरचना होती है, ठीक। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं हमने नोट्स में लिखा है कि जो आप ना तैयार कर पाएँ या आपको रटना पड़े, सब समझने वाली चीज़ें हैं, सब चित्र से ही है इसमें। अगर आप चित्र बना लेंगे तो आप ये भी कर लेंगे। उसी में चौथा पॉइंट है, दूसरे में चौथा है ये, ठीक। ये आमाशय में पाचन, यह थैलीनुमा संरचना होती है जिसे भोजन स्रावित होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें भोजन संचित रहता है। आमाशय की आंतरिक सतह पर उपस्थित जठर रस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक दो आपके बन जाएंगे इसी में, कि आमाशय में पाचन कौन से माध्यम में होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आमाशय में पाचन होता है जो वो अम्लीय माध्यम में होता है। ये आमाशय में पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। फिर एक प्रश्न और बन सकता है कि आमाशय में जठर रस कौन कौन से होते हैं, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है। जठर रस क्या होता है? HCl प्लस एंजाइम होता है, ठीक है। जैसे कि ये है अगला हमारा, आपको एक अब यहाँ पे आप क्रिया लिख देनी है, प्रोटीन गिव्स आउट पेप्टोन। क्या है? प्रोटीन गिव्स आउट पेप्टोन। फिर ये पेप्सिन की वजह से होता है ऐसा, ठीक। फिर तीसरा है, दूसरे में तीसरा पॉइंट हमारा ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी, यह छोटी आंत का भाग होता है। क्या होता है? यह एक छोटी आंत का भाग होता है जहाँ यकृत द्वारा स्रावित पीत रस तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस द्वारा भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। ये इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनेगा। पहला, ग्रहणी में पाचन कौन से माध्यम में होता है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। और दूसरा, ग्रहणी द्वारा अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा रस होता है, तो आप क्या कहेंगे? अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस होता है, ठीक। एक नोट है इसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। यकृत मानव की, आप लिखेंगे यकृत मानव की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसका वजन, यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 यानी कि 1.5 किलो होता है। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है, पूछ लेगा कि मानव की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक। एक ये बन गया, और एक ये भी पूछ सकता है कि मानव की सबसे छोटी, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप क्या कहेंगे? यकृत। और अगला पूछ सकता है कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथ की मानव के सबसे बड़ी ग्रंथ का वजन कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? 1.5 किलो। कौन सी ग्रंथ होती है सबसे बड़ी, तो यकृत होती है और उसका वजन 1.5 किलो होता है। 2 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से भी बन गए, यानी कि अगर ये आप पूरा तैयार कर लेंगे तो 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो जाएंगे। फिर है चौथा, दूसरे में चौथा पॉइंट, छोटी आंत में पाचन। क्या है? छोटी आंत में पाचन। अब यहाँ पे क्या है? यह पतला लंबा, क्या है? यह पतला लंबा कुंडलित जैसी संरचना होती है। कैसी? पतली लंबी कुंडली जैसी संरचना होती है जहाँ भोजन का पाचन पूर्ण होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन पूर्ण होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर की होती है, ठीक।
अगला आपका यहाँ भी हो जाता है। 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी बनेंगे कि भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है, तो आप क्या कहेंगे, छोटी आंत में। ठीक, दे दिया जाएगा छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या ग्रहणी, मतलब ये ऑप्शन दिया जाएगा आपको, तो आप क्या कहेंगे, छोटी आंत। ठीक, फिर पूछा जाएगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे, लगभग 6 मीटर की होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे भोजन पूर्ण का पाचन पूर्ण होता है हमारा। फिर इसके बाद दूसरे में ही 5वां पॉइंट है हमारा ये बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक, यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। एक प्रश्न यहाँ पे भी बन जाएगा कि अपशिष्ट पदार्थ को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो आप क्या कहेंगे, मल द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दूसरे में 5वां पॉइंट, यानी कि कितने पॉइंट हो टोटल आपके, 5 2 7 पॉइंट हो गए। ठीक, ये हुए मेरे 7 पॉइंट। फिर अब यहाँ अगर आप इतना लिख देंगे 7 पॉइंट है, 7 में अगर 5 भी लिखेंगे तो नंबर एग्जामिनर पूरा देने की कोशिश करेगा आपको। चित्र थोड़ा बहुत अच्छा रहे, मतलब एकदम ये नहीं कि कॉपी करना है, आराम से बनाना, कोई जल्दी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर अब यहाँ पे अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक, धन्यवाद।